मातृभाषाएं नमः। तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि मैम वर्णमाला की वीडियो दोबारा से बनाई जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जब बनी थी लॉकडाउन की वीडियो डली हैं तो कुछ चीज़ें उसमें कम हैं और कुछ अतिरिक्त बढ़ गई हैं। तो आपके कहने पर या बच्चों के कमेंट करने पर वीडियो दोबारा से बनाई जा रही है वर्णमाला की। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की शुरुआत करते हैं वर्ण या स्वर से। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या हैं? तो वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह यानी क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो इसके लिए वर्णमाला के आप देख सकते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला है वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध, क्रम से लिखा हुआ या फिर व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला। आगे देखें, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई पूछी जाती है कि सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है। इसमें अगर सार्थक जुड़ जाता है तो ये शब्द भी बन जाता है, लेकिन यहाँ सार्थक नहीं है। भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम इकाई कैसे भी आ जाए तो यह क्या कहलाता है, ध्वनि, वर्ण या अक्षर कहलाता है। इनमें से एक आपको मिल जाएगा, ध्वनि मिल जाए, वर्ण मिल जाए या अक्षर मिल जाए। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ये पूछा जाता है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है बोलना। ये संस्कृत की भाष धातु से ली गई है जिसका अर्थ होता है बोलना। आ प्रत्यय लगा के, टा प्रत्यय लगा के शब्द बना है भाषा। तो इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा होती है 3 प्रकार की। ये कहा गया भाषा 3 प्रकार से प्रयोग की जाती है, लेकिन मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः भाषा 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन एक और जोड़ी गई है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। तो जिसका प्रयोग हम बोलकर करते हैं वो मौखिक भाषा है, जिसका प्रयोग हम लिखकर करते हैं वो लिखित भाषा है, और जिसका प्रयोग संकेत द्वारा या संकेत के द्वारा बताकर किया जाता है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है, जिसका प्रयोग किया जाता है मूक बधिरों के लिए। और भाषा के सोपान और आ गए हैं। तो भाषा के सोपान कितने हैं, किस तरह से भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहला सोपान है सुनना, उसके बाद है बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सबसे पहले हम सुनते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो ध्वनि को सुनता है, सुनने के बाद ही वैसे उच्चारण करता है, बोलता है, फिर पढ़ना और लिखना सीखता है। तो ये भाषा के प्रमुख सोपान है। और भाषा की चीजें वर्णमाला क्या है ये हैं। फिर इसके आगे बताते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने सोपान है। अब देखते हैं कि वर्णमाला को बांटा कितने भागों में गया है। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। यह व्यवस्था आपको सिर्फ हिंदी वर्णमाला में ही देखने को मिलेगी कि आपको स्वर अलग, व्यंजन अलग। आप किसी भी वर्णमाला को, किसी भी लिपि को देखते हो, चाहे आप रोमन लिपि देखो, फारसी लिपि देखो, तो आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग छांटने पड़ते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला एक ऐसी वर्णमाला है वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई कि जिसमें स्वर अलग और व्यंजन अलग हैं। तो वर्णमाला को बांटा गया है 2 भागों में। सबसे पहले है स्वर। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर है स्वर। तो स्वर कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से या अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना, स्वर स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। ये होते हैं स्वतंत्र वर्ण। तो स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11, लेकिन कुल संख्या पूछ रहा है तो है 13। तो यहाँ भी 2 संख्या आ गई। सबसे पहले आपको 11 ही लगानी है कि स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। अब है नंबर 2 व्यंजन। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। पहली परिभाषा ये हो गई कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते या स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के ये नहीं बोले जाते, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कैसे वर्ण है? व्यंजन परतंत्र वर्ण कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र है, व्यंजन है परतंत्र वर्ण। परतंत्र वर्ण होते हैं और इनकी संख्या है 33 तथा कुल संख्या इनकी मानी गई है 39, 39। इसी तरह से 13 और 39 दोनों मिलकर 52 होते हैं। तो कुल वर्णमाला में वर्ण जो माने गए देवनागरी लिपि में 52 माने गए हैं। इस तरह से हैं। तो यहाँ ये हो गए आपके स्वर और ये हो गए व्यंजन। अब आप देखते हैं स्वरों के भाग और व्यंजनों के भाग। देखते हैं पहले स्वर। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कितने हैं, मूल कितने माने जाते हैं, कौन से ह्रस्व हैं, कौन से दीर्घ हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिए स्वर। तो यहां से लेकर यहां तक ओ औ तक आपके 11 माने जाते। अंग और अह, अयोवाह को जोड़कर स्वरों की संख्या होती है 13। अब यहाँ देखा है कि स्वर होते तो 2 प्रकार के हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ह्रस्व। ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व कहते हैं छोटा, एक मात्रा का समय जिनको बोलने में लगता है अ, ई, उ, एक मात्रा का समय। तो ह्रस्व या मूल कहा जाता है इन्हें। और इनको और क्या कहते हैं? इनको एक मात्रिक कहते हैं।
इसका चिन्ह होता है वन की तरह से, जिसका है ह्रस्व या लघु कहा जाता है जिसे, और इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये चारों छोटे छोटे जो हैं वो कहे जाते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। और इसमें भी अगर मूल पूछ ले तो मूल में आपको 3 ही बताए जाते हैं, आ, ई, उ, ये 3 है मूल। अब आते हैं दीर्घ या संधि स्वर पे। तो दीर्घ यानी बड़े, जिनसे ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, वो है दीर्घ स्वर। क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बने इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। तो इनको द्विमात्रिक, इनकी संख्या है 7, द्विमात्रिक, और इनका चिन्ह होता है दीर्घ या गुरु, ये 2 का। अब यहां देखें कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या है 7। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा ये अलग से पूछ लिया कि ये 3 बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इन 3 को और क्या कहा जाता है? दीर्घ या संधि तो है ये, इसके अलावा और क्या कहते हैं? तो इसके अलावा इनको कहा जाता है, क्योंकि ये समान वर्णों के मेल से बने हैं, आ प्लस आ से बना है बड़ा आ, और ई प्लस ई से बनी है बड़ी ई, उ प्लस उ से बना है बड़ा उ। तो ये समान वर्णों के मेल से बने, इसलिए सवर्ण या सजातीय या फिर मूल दीर्घ इनको कहा गया कि मूल वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको मूल दीर्घ, सजातीय और सवर्ण। आपने दीर्घ संधि का सूत्र सुना होगा, अकह सवणे दीर्घ, यानी सभी सवर्ण जो होते हैं समान वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो होते हैं दीर्घ संधि के। तो अकह सवणे दीर्घ, तो ये सवर्ण उस सूत्र में भी आपने देखा होगा दीर्घ संधि के में। अब हम आते हैं ए, ऐ, ओ, औ पे। तो यहां देखो कि आ और ई के मेल से बनती है छोटी ए, आ और ए के मेल से बनती है बड़ी ए, आ और उ के मेल से बनता है छोटा ओ, आ और ओ के मेल से बनता है बड़ा ओ। तो यहाँ ये वाले वर्ण जो हैं अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? विजातीय, सजातीय समान जाति के, विजातीय अलग अलग जाति के, ये हो गए। इसके अलावा मिश्र और संयुक्त स्वर भी इन्हीं को कहा गया है, मिश्र स्वर कहे या संयुक्त स्वर कहे। अब यहाँ भी ध्यान रखना है, मूल दीर्घ पूछ रहा है तो दीर्घ में आपको विकल्प में ये भी मिल जाते हैं, ये भी मिल जाते हैं। तो मूल दीर्घ पूछा है तो आपको पहले आ, ई, उ, इनको देखना है, इनमें से कोई होगा उसी को मूल दीर्घ माना जाएगा। ये दीर्घ कहे गए हैं लेकिन मूल में नहीं आते हैं, मूल दीर्घ में आ, ई, ए ये आते हैं। अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, ह्रस्व दीर्घ दोनों हो गए, और तीसरा भाग है प्लुत स्वर। तो अब देखते हैं प्लुत स्वर, तीसरा भाग है प्लुत स्वर। प्लुत का अर्थ होता है त्रिमात्रिक, यानी प्लुत में आपको कोई अलग से स्वर नहीं मिलेगा। किसी भी स्वर के पीछे अगर ये वाला आपको दिख जाए, ये आ होता है और ये होता है 3 का साइन हिंदी का, तो ये किसी भी अक्षर के पीछे अगर लग जाता है तो उस मात्रा को तिगुना कर देता है। तो ये कहलाते हैं प्लुत स्वर, जिसे कहते हैं हम त्रिमात्रिक। जैसे एग्जाम में आया था ओम वाला, तो ओ के पीछे ये लगा है तो हमें उच्चारण करना है ओम, तो यहाँ उसी अक्षर को 3 मात्रा का समय देकर बोलना होता है। तो ओम। अब राधे, ए के पीछे लगा तो राधे, इस तरह से। रमा, तो आ का स्वर खींचकर जहां भी लगा है उस स्वर को आपको खींचकर बोलना होता है। एग्जाम में जो आया है वो ओम वाला आया है। अब है इसके बाद इन दोनों वर्णों को रखा गया है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अयोगवाह। अ रहित योग जोड़ वाह यानी बाहर, जो वर्ण स्वर के योग से बाहर रहते हैं, ना तो इन्हें स्वर कहा गया है ना इन्हें व्यंजन कहा गया है, इन्हें कहा गया है अयोगवाह। ये होते हैं 2 अंग और अह। सबसे पहले हम अंग को लेते हैं, तो अंग की बिंदी जो होती है, एक बिंदु जो आपको दिखाई देती है, इसे कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार जैसे रंग, शंख, मंदिर, भंग, इस तरह से आते हैं। और जब इनका उच्चारण आप करते हो तो स्वर निकलता है नासिका से। तो जैसे रंग, तो यहाँ नासिका से स्वर उच्चारण होता है, तो इनका उच्चारण स्थान माना जाता है नासिका। दूसरा है इसी का चंद्र बिंदु वाला, जिसे कहते हैं अनुनासिक। जब इसका उच्चारण करते हैं तो आंख, चांद, सांप, दांत, तो यहाँ जब उच्चारण करते हैं आ, तो मुंह और नाक दोनों का उच्चारण होता है, और इसलिए इसका उच्चारण स्थान माना गया है मुख और नासिका दोनों। अब आता है दूसरा विसर्ग। विसर्ग यानी किसी भी अक्षर के पीछे 2 बिंदु हैं, इनको कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हा होता है। जैसे लिखा हमने प्रात, प्रात, पीछे विसर्ग लगा दिया प्रातः, स्वत, स्वतः, अंतःकरण, अंतःपुर, तो ये शब्द जो हैं जहां विसर्ग लगाए वहां हमें हा का उच्चारण करना होता है। तो इस तरह से हमारे 11 स्वरों का पूरा वर्गीकरण ये इसमें आता है। तो 11 स्वर और 2 हो गए अयोगवाह, इनको मिलाकर कुल स्वरों की संख्या होती है 13। तो ये पूरा हमारा वर्गीकरण इस तरह से है। इसके अलावा अगली वीडियो में आप देखेंगे व्यंजन
और सूत्र, उच्चारण स्थान के सूत्र सभी के किस तरह से हमें स्वर व्यंजन सभी के सूत्र याद हो जाएं, सबके उच्चारण स्थान याद हो जाएं, तो वो सूत्र भी आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।